आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 के बस की यात्रा कहानी को चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। उनका जन्म 22 अगस्त 1924 मध्य प्रदेश जमाती ग्राम में हुआ था और मृत्यु 10 अगस्त 1995 जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यात्मक कवि के रूप में जाने जाते थे। हरिशंकर परसाई जी आने के बाद ही हिंदी साहित्य में व्यंग रूप देखने को मिलता है। उनके आने के बाद ही जो व्यंग रूप साहित्य में देखने को मिलता है उसका श्रेय हरिशंकर परसाई जी को जाता है। तो वैसे ही एक व्यंग्यात्मक कहानी आज पढ़ने जा रहे हैं। ये हरिशंकर परसाई जी के खुद के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। खुद यात्रा करके अपनी जीवन के अनुभूति को यहाँ व्यक्त किए हैं। तो चलिए आज देखेंगे कक्षा 8वीं के बस की यात्रा कहानी। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते। इसी के ऊपर ये कहानी आधारित है। तो चलिए देखेंगे कहानी में क्या है। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी पहुंचना था। कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा न करने की सलाह दी। लेखक और उनके साथी सब मिलकर पन्ना जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। सभी का काम था। तो बस अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वहां जब जाने के लिए आते हैं तो वहां पर एक बस खड़ी होती है और उस बस में जब जाने के लिए तैयारी करते हैं तो लोगों ने उनको सलाह दी कि इस बस पर मत जाइए। लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी तथा जर्जर दशा में है। किसी वृद्धा की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी थी। उसे देखकर यही संशय मन में उत्पन्न होता था कि वह चलेगी भी या नहीं। वास्तव में यह बस तो पूजा के योग्य थी। पूजा की योग्य थी मतलब जब खराब हो जाने के बाद उसको रख देते हैं, पूजा करते हैं, उसी के लिए यहाँ कहा गया है वास्तव में ये पूजा के योग्य थी। फिर इस पर सवारी कैसे की जाए। उसी बस में कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। उस बस के एक हिस्सेदार यानी कि जो बस खरीदते हैं या बस के जो मालिक होते हैं वो शेयर में या हिस्सेदारी में कुछ मालिक होते हैं। तो उसके मालिक यानी कि जो ओनर होते हैं, ओनर के एक हिस्सेदार भी उस बस में यात्रा कर रहा था। उनका कहना था कि बस एकदम ठीक है। वो हिस्सेदार जो थे वो कहते थे कि बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह चलेगी। बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। बस की इस प्रकार दशा थी कि लेखक उस बस में जाने का निश्चय ठीक से कर नहीं पा रहे थे।
लेखक के डॉक्टर मित्र ने अपने अनुभव याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। जब डॉक्टर मित्र कहते हैं कि जो नई नवेली बस होती है उससे ये पुरानी वाली बस जो है ज़्यादा विश्वसनीय है, इसलिए लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। जो छोड़ने आए थे वे लेखक को इस तरह देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया से जा रहे हों। जो लोग इन लोगों को लेखक को छोड़ने आए थे, लेखक को इस तरह देख रहे थे कि मानो जैसे अंतिम विदाई देने आए हों। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वे कह रहस्य हों कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। मतलब जो छोड़ने आए थे उन लोगों की आंखों को देखने से मालूम चलती थी कि मतलब कोई अगर इस दुनिया में आया है तो उसको जाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। मतलब ये अंतिम यात्रा के समान वो लोग सोच रहे थे जो लोग छोड़ने आए थे। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे कुछ कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक डर रहा था कि वे कांच गिरकर उसको ही घायल न कर दें। लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। सारी बस ही इंजन है मतलब जैसे इंजन सिर्फ वाइब्रेट होता है या हिलता है, लेकिन पूरा बस ही हिल रहा था, जिसके लिए लेखक को लग रहा था कि पूरे बस ही इंजन है। बस को चलाता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई। चलती बस अचानक रुक गई। लेखक को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। बस जा रही थी और अचानक रुक जाती है। फिर मालूम चलता है कि बस के पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। क्या करने लगे? वो पेट्रोल जो है टंकी में छेद हो जाने के बाद क्या करता है ड्राइवर? जो पेट्रोल है वो बाल्टी में यानी कि बकेट में निकाल लेता है, ठीक है, और अपने गोद में अपने साइड में रखकर वो पाइप के जरिए से यानी कि नली से वो इंजन में भेजता है। लेखक सोच रहा था कि अब बस कंपनी के मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल उसी तरह पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। लेखक को लगा कि अभी ये तो टंकी छेद हुआ है, अभी जो है इंजन को ले आएंगे, बस के जो हिस्सेदार है यहाँ तो बैठा हुआ है वो इंजन भी ले आएगा और जैसे बच्चे को पानी पिलाते हैं या दूध पिलाते हैं वैसे ही वो पेट्रोल उसके ऊपर देगा। बस की चाल कम हो रही थी। लेखक का बस पर रहा सहा भरोसा भी उड़ गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए या उसका ब्रेक न फेल हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन से लग रहे थे। जो हरे भरे रास्ते से गुजर रहे थे वो विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के हरे भरे पेड़ थे वहाँ पे। तो वे जो पेड़ थे उनको लेखक दुश्मन के रूप से देख रहे थे क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता कि बस इनमें गोता ना लगा जाए। सड़क के किनारे जहाँ भी झील यानी कि तालाब, ठीक है, तो झील देखने पर लेखक सोचते थे कि बस यहाँ पर कहीं गोता यानी कि डुबकी लगाना, ठीक है, डुबकी न लगा जाए। इसी बीच बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस न चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए इसे संयोग मात्र बता रहे थे। जो हिस्सेदार बैठा हुआ था वो बहुत अच्छी बस है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये संयोग मात्र ऐसे ही रुक गई, नहीं तो बहुत अच्छी बस है, ऐसे ही बता रहा था वो।
कमजोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांत ही न हो जाए। प्राणांत ही मतलब प्राण अंत यानी कि मृत्यु। यानी इतने लोग, बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए थे बस के ऊपर, बस में। तो लेखक सोच रहे थे कि इतने सारे लोग बैठने के बाद कहीं इसका प्राणांत ही न हो जाए और उन सबको उसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो बस खराब हो जाती है तो हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम सब इसकी अंत्येष्टि यानी जो अंतिम काम होता है मरने के बाद, वो अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए, ऐसे वो सोच रहे थे। कंपनी के हिस्सेदार ने बस इंजन को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी, पर उसकी रफ्तार अब और भी कम हो गई। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आते जाते वह किनारे खड़ी हो जाती थी। रास्ते पर जब बस जा रही थी और भी धीमी हो गई, और रास्ते, क्योंकि ये शाम का रात का समय था, तो अन्य गाड़ी, जो दूसरे गाड़ी आगे से आते थे, तो ये इसकी लाइट भी धीमी हो गई थी। तो ये जो है रास्ते के किनारे खड़ी हो जाती थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। जब टायर पंक्चर हो जाता है, फट जाता है, तो बस कंपनी के जो हिस्सेदार है उसको लेखक श्रद्धा भाव से देखने लगता है। उसके जैसे उत्सर्ग की भावना अन्यत्र मुश्किल थी। यानी कि वो इतना बलिदान दे रहा है, उत्सर्ग कर रहा है, त्याग कर रहा है अपने आप को, कि दूसरा इसके जैसे त्यागी मनुष्य दूसरा मिलना बहुत मुश्किल थी। वो अपने जीवन, अपने जान की परवाह किए बिना वह बस में सफर किए जा रहा था। मतलब अपने आप को त्याग दिया था। वो अपने आप को त्याग देकर वो अपने खुद के जान को परवाह किए बिना वो बस में सफर कर रहा था। मतलब इतने त्यागी इंसान और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जो कि अपने को त्याग कर उस बस में वो सफर कर रहा है। उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। वो जो त्याग दिया है, वो जो बलिदान किया है, अपने आप को त्यागा है, तो उसके लिए इतना, मतलब इसको जो सम्मान मिल रहा है या इतना जो त्याग है, उसके अंतर्गत उसके जो परिमाण है त्यागने का, वो इतने में काफी नहीं है। उसको तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी, पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। ठीक है। अगर बस में एक्सीडेंट, पुलिया पर अगर एक्सीडेंट हो जाता तो देवता यानी यमराज उसको बाहें पसारे उसका इंतजार करते, उसको ले जाते और कहते कि वह महान आदमी आया है जिसने अपनी जान दे दी, लेकिन टायर नहीं बदलवाया। उस हिस्सेदार को यह वो कह रहे थे लेखक। ठीक है। फिर टायर बदलवा गया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में बिताकर उस लोक को चले जाना है। यानी पूरी जिंदगी जो है ये अंतिम समय है। पूरी जिंदगी इसी में जितना भी जीना है इसी बस में ही जिएंगे और वो उस लोक में यानी कि यमलोक में चले जाना है, ऐसे वो सोच रहे थे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब
वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। यानी कि वो जान गए, वो आशा करने लगे, यानी कि वो सोचने लगे कि इस पृथ्वी पर उसकी और कोई मंजिल नहीं है, और आगे नहीं, और जीना नहीं है, जितना जीना है इस बस में ही जीना है। ऐसे सोचकर वो आराम से बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं और चिंता छोड़ देते हैं, सब कुछ जीने मरने की चिंता छोड़ देते हैं और हंसी मजाक में शामिल हो जाते हैं। तो ये था हमारे बस की यात्रा के सारांश। मुझे आशा है कि आप लोगों को ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, इसके अगर देखा जाए तो ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसके माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने बस कंपनियों के जो मुनाफे कमाने की जो तरीका है, बिना सुविधा दिए लोगों से जो पैसा लूटने की तरीका है, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रकट करने की इच्छा व्यक्त किए हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे हम थोड़ा कठिन शब्द भी देख लेंगे, वो दूसरे वीडियो में देखेंगे।